हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका संगीत प्लानेट में। तो गाइस, जो हमारी क्लासेस चल रही थी एमसीक्यू की, उन्हीं को हम कंटिन्यू करेंगे। आपका एग्जाम नज़दीक है, तो अब हम क्या करने वाली हैं कि हर एक क्लास में आपका 90 प्लस क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे, जिससे आपका एग्जाम से पहले पहले आपकी जितनी भी 1000 प्लस जो क्वेश्चनों की सीरीज चल रही थी, उसमें जितने भी क्वेश्चन बचे हैं उन सभी को हम कवर कर लें। तो आपकी डिमांड भी आ रही थी कि सर ऐसे पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो आप क्वेश्चनों की लेंथ को बढ़ा दीजिएगा। देखिए, आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है, अब हमने हर एक लेक्चर में 90 क्वेश्चनों को कवर करने वाली है। तो इस हिसाब से आपका जो 1000 प्लस क्वेश्चनों का टारगेट है, वो एग्जाम से पहले पहले आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो सभी के सभी विद्यार्थी इन एमसीक्यू क्वेश्चन की सीरीज को देखिएगा, और इसके साथ में आपको जो हमारी थ्योरी वाली क्लासेज हैं उनको भी देखना है। देखिए, एमसीक्यू के साथ साथ जो हमारी थ्योरी की क्लासेज चल रही है उनको भी आप देखिएगा। तो यहाँ से आपका बीपीएससी की कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। जो विद्यार्थी अभी भी तैयारी नहीं किए हैं उनका पूरा का पूरा यहाँ से अच्छी से तैयारी हो जाएगी, और जो पहले तैयारी कर चुके हैं उनका यहाँ से रिवीजन भी हो जाएगा। तो शानदार तैयारी के साथ हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो सभी के सभी विद्यार्थी, आपका भी फर्ज बनता है कि आप इस सेशन को शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार की फर्दर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है, अलाउद्दीन खां का निम्न में से कौन शिष्य है। देखिए, जो अलाउद्दीन है इनके शिष्य कौन है, महत्वपूर्ण यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो मैंने आपको आगे जितने भी अभी तक गुरु शिष्य बताए थे, आगे मैं जो कुछ और महत्वपूर्ण है उनको भी चर्चा करने वाला हूँ। तो आपको देखिए, मैं टॉपिक वाइज लेकर के चल रहा हूँ। आपका जो टॉपिक है उससे जितनी भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को मैंने आपका एमसीक्यू में कवर किया है। अब देखिए, इसके अलावा कुछ आपका बच जाता है, उसमें मैंने आपको थ्योरी में कंप्लीट कर लिया है। तो जो भी बच जाता है उसको थ्योरी में कवर कर लिया है, और महत्वपूर्ण आपका एमसीक्यू है ही। तो यहाँ से कंप्लीट आपका पैकेज बन जाता है पूरी की पूरी तैयारी का। देखिए, अलाउद्दीन खां के शिष्य थे आपके पंडित रविशंकर जी। आप सभी को पता ही होगा कि पंडित रविशंकर जी अलाउद्दीन खां के सबसे प्रिय शिष्य थे, सबसे ज्यादा इनके प्रिय शिष्य थे रविशंकर जी। अब देखिए, इनके और भी शिष्य थे, तो वो कौन कौन से हो तो उनके बारे में अगर आप देखा जाए तो देखिए, निखिल बनर्जी, निखिल बनर्जी ये भी आपसे पूछा जा सकता है। आगे और बात करें पन्नालाल घोष, तो पन्नालाल घोष थे, ये भी इनके महत्वपूर्ण शिष्य थे। देखिए, इनके पुत्र थे अली अकबर, अली अकबर ये भी इनके शिष्य थे। अली अकबर को अलाउद्दीन खाजी ने ही शिक्षा दी थी, और इनकी पुत्री थी अन्नपूर्णा देवी। कौन थी? अन्नपूर्णा देवी। तो ये इनके महत्वपूर्ण शिष्य थे। अब देखिए, जो अन्नपूर्णा देवी है यह अलाउद्दीन खां की पुत्री थी और इनकी शिष्या भी थी। और जो रविशंकर जी हैं इनके शिष्य थे। तो इनकी शादी रविशंकर जी की शादी अन्नपूर्णा देवी से हुई थी, अपने गुरु की बेटी से। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि रविशंकर जी की शादी किससे हुई थी? अन्नपूर्णा देवी से। जो अन्नपूर्णा देवी हैं ये आपका सुरबहार बजाती थी, सुरबहार वादक थी। और जो आपका रविशंकर जी हैं ये सितार बजाते थे। इन्हें सितार के क्षेत्र में आपका भारत रत्न भी मिला है। कब मिला था? 1999 में। तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, उस्ताद असद अली खां के गुरु का नाम बताइए। तो जो असद अली खां थे इनके गुरु कौन थे ये आपको बताना है और पता होना चाहिए। देखिए, जो आपके सादिक अली हैं ये आपके असद अली के गुरु थे, सादिक अली। देखिए, आपको साथ ही साथ कमेंट करते हुए चलना है। जो क्वेश्चन आपको आ रहा है उसका आंसर आपको कमेंट में लिखना है, और जो विद्यार्थी न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, आपको लास्ट में भी अपना स्कोर बताना है कि 90 में से आपका कितना स्कोर बना है। आप इसे एज ए टेस्ट भी लेके चल सकते हैं, क्योंकि आपका टेस्ट ही एक तरीके से चल रहा है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, पन्नालाल घोष के गुरु कौन थे। तो अभी मैंने आपको बताया था कि पन्नालाल घोष के गुरु कौन थे। तो ये आपके रहने वाले हैं अलाउद्दीन खां। कौन रहने वाले हैं आपके? अलाउद्दीन खां। महत्वपूर्ण अधिक, अलाउद्दीन खां आपका क्या बजाते थे ये आपको पता होना चाहिए। अलाउद्दीन खां आपका सरोद वादक थे। कौन थे आपके? सरोद वादक। देखिए, अलाउद्दीन खां का जो घराना है ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो इनका घराना है मेहर घराना। इन्होंने मेहर बैंड की एक मेहर बैंड की स्थापना की थी। मेहर कॉलेज भी इन्होंने खोला था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अलाउद्दीन खान है। ठीक है, आगे हम बात करें नेक्स्ट, निम्न में से पंडित रविशंकर के शिष्य कौन है।
देखिए अभी जो पंडित रविशंकर के गुरु के बारे में मैंने आपको बताया था, कौन थे? अलाउद्दीन खां। तो पंडित रविशंकर के शिष्य कौन है ये आपको बताना है। गोपाल मिश्र, बीडी जोग, शंकर घोष, शिव कुमार शर्मा। तो देखिए आपको बताना है रविशंकर जी के शिष्य कौन थे, महत्वपूर्ण शिष्य आपके कौन थे। तो देखिए रविशंकर जी के सबसे महत्वपूर्ण शिष्य थे आपके शंकर घोष। कौन थे आपके? शंकर घोष। और अन्य भी शिष्य थे, उनके नाम क्या है? उमाशंकर मिश्र। कौन थे? उमाशंकर मिश्र। इनके अलावा और भी थे गोपाल कृष्ण। कौन थे आपके? गोपाल कृष्ण। अन्य थे जया बोस, अनुष्का शंकर। ये इनके कुछ महत्वपूर्ण शिष्य थे, अनुष्का शंकर। तो आपको पता होना चाहिए पंडित रविशंकर जी के शिष्य कौन थे। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है शंकर घोष, उमाशंकर मिश्र, गोपाल कृष्ण, जया बोस, अनुष्का शंकर। और जो रविशंकर जी है इनका घराना कौन सा था? तो इनका घराना आपका मैहर घराना था। कौन सा घराना था? मैहर घराना था। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए रविशंकर के बारे में एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इनका जन्म कब हुआ था। तो देखिए इनका जो जन्म था ये आपका हुआ था 7 अप्रैल 1920 को। कहाँ पर हुआ था? तो वाराणसी में। कहाँ पर हुआ था? वाराणसी में। महत्वपूर्ण है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, पंडित गोपाल कृष्ण के गुरु का नाम बताइएगा। पंडित गोपाल कृष्ण के गुरु का नाम बताइएगा। गोपाल मिश्र, अमीर खां, विलायत खां, रविशंकर। तो आपको कमेंट में बताना है इसका आंसर क्या रहने वाला है। अभी मैं इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूं, मैं इसका आंसर आपको नहीं बताने वाला। तो आपको कमेंट करके बताना है सभी को कि गोपाल कृष्ण के गुरु का नाम क्या है। नेक्स्ट, राधिका मोहन मोहिता के गुरु का नाम बताइए। राधिका मोहन मोहिता के गुरु का नाम बताइए। पंडित भातखंडे जी, बलराम पाठक, पंडित गोपाल दबीर खां। तो आपको बताना है आपका जो राधिका मोहन मोहिता है इनके गुरु कौन थे। देखिए आपका जो उस्ताद दबीर खां थे या इनके गुरु थे। कौन थे? उस्ताद दबीर खां। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, अजनीबाई मालपेकर के गुरु कौन थे। अजनीबाई मालपेकर के गुरु कौन थे? साहब नजीर खां, अब्दुल करीम खां, उस्मान खां, आमिर खां। तो आपको बताना है इनके गुरु कौन थे। तो आपका इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, साहब नजीर खां। क्या रहने वाला है? साहब नजीर खां। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आपके गुरु से इस परंपरा से मैं आपको क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। तो आप इन्हें नोट डाउन भी कर सकते हैं। देखिए इसका जो नोट्स आपको मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन पर, प्रिंटेबल नोट्स है आपका। आप इसे प्रिंट करवा सकते हैं और आपका जितनी भी आगे वाले एग्जाम है उनमें भी आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। और आपका जो TRE 4 होने वाला है उसमें भी आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। तो आपको हमारा शिक्षा प्लानेट का एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड कर लेना है। इन प्रिंट की कुछ हमने कॉस्ट रखा है, उसके साथ साथ हमने आपके लिए टेस्ट सीरीज भी वहाँ पर दी है, आपका चैप्टर वाइज और आपका फुल लेंथ टेस्ट, आपका प्रीवियस ईयर टेस्ट। तो आप वहाँ से सारा का सारा पैकेज ले सकते हैं। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, सवाई गंधर्व के गुरु का नाम क्या था। सवाई गंधर्व के गुरु का क्या नाम था? अमान अली खां, अल्लाह बंदे खां, अब्दुल करीम खां, कुमार गंधर्व। तो आपको बताना है कि सवाई गंधर्व के गुरु का क्या नाम था। वेरी इंपोर्टेंट है। देखिए महत्वपूर्ण है आपका अब्दुल करीम खां। इनके गुरु कौन थे सवाई गंधर्व के? अब्दुल करीम खां। देखिए अब्दुल करीम खां आपका यह किराना घराने से, ये क्वेश्चन आपका BPSC में पूछा गया था। अब्दुल करीम खां का घराना कौन सा है? इनका घराना है किराना घराना। महत्वपूर्ण, ठीक है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, हीराबाई बड़ौदकर के गुरु कौन थे। हीराबाई बड़ौदकर के गुरु कौन थे? अब्दुल करीम खां, रोशन आरा बेगम, अमीर खां, बीडी पलुस्कर। तो हीराबाई बड़ौदकर के गुरु का नाम क्या था? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन रहने वाला है। तो आपको बताना है हीराबाई बड़ौदकर के गुरु कौन थे। तो आपके अब्दुल करीम खां। हीराबाई बड़ौदकर के गुरु भी आपके अब्दुल करीम खां थे। देखिए हीराबाई बड़ौदकर के बारे में थोड़ा सा अगर अपन जाने तो इनका जन्म आपका 29 मई 1905 को हुआ था। वहाँ पर कब हुआ था? आपका 29 मई 1905 में हुआ था, मेरठ बॉम्बे में। मेरठ बॉम्बे में वहाँ पर हुआ था, मेरठ में हुआ था आपका बॉम्बे, जो कि आज का आपका मुंबई है। देखिए इस प्रकार से आपका हीराबाई बड़ौदकर जी का जन्म था। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। अब इनकी जन्म के बाद अगर इनकी मृत्यु की बात करते हैं तो इनकी मृत्यु कब हुई थी, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो 20 नवंबर
20 नवंबर 1989, 20 नवंबर 1989 को उनकी मृत्यु हुई थी। तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, अब्दुल करीम खां के शिष्य का नाम बताइए। अब्दुल करीम खां के शिष्य का नाम बताइए। केसरबाई केरकर, रोशनारा बेगम, अमीर खां, अनंत मनोहर जोशी। तो जो आपके अब्दुल करीम खां हैं, इनके शिष्य कौन थे? देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि हीराबाई बड़ौदकर और आपकी इनकी शिष्या थी। अब आपको बताना है कि इनमें से इनके शिष्य कौन थे। देखिए जो रोशन आरा बेगम जी हैं, यह आपका अब्दुल करीम खान की शिष्या थी। देखिए जो मैं आपको अब्दुल करीम खान के जितने भी शिष्य बता रहा हूँ, ये सभी के सभी आपके किराना घराने से हैं। देखिए आपकी जो अब्दुल करीम खान के शिष्य हैं, ये आपके सभी किराना घराने से। तो ये भी आपको साथ ही साथ पता होना चाहिए कि आपके जो रोशन आरा बेगम है, हीराबाई बड़ौदकर जी हैं, ये आपके सभी के सभी किराना घराने के कलाकार हैं। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, मोगूभाई कुंडीकर के गुरु कौन थे? जो मोगूभाई कुंडीकर हैं, इनके गुरु कौन थे? अल्लाह बंदे खां, अल्लाह दिया खां, अमान अली खां, पंडित भातखंडे जी। तो ये आपको बताना है। जो आपके मोगूभाई कुंडीकर हैं, इनके गुरु कौन थे? तो देखिए इनके गुरु थे आपके अल्लाह दिया खां। कौन थे? अल्लाह दिया खां। इन्होंने अल्लाह दिया खां घराने का आविष्कार किया था। यानी कि इनका घराना कौन सा है अल्लाह दिया खां का? तो अल्लाह दिया घराना है। कौन सा घराना है आपका? अल्लाह दिया घराना। ठीक है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, बीडी पलुस्कर के शिष्य निम्न में से कौन है? महत्वपूर्ण है आपका, बीडी पलुस्कर के शिष्य कौन है? पंडित रविशंकर, समता प्रसाद, चांद खां, ओंकार नाथ ठाकुर। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। जो बीडी पलुस्कर हैं, इनके शिष्य कौन थे? तो ओंकार नाथ ठाकुर जी। कौन थे इनके शिष्य? ओंकार नाथ ठाकुर जी। यह आपके ग्वालियर घराने से हैं। कौन से घराने से हैं? ग्वालियर घराने से। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। ग्वालियर घराने के जितने भी कलाकार हैं, उनसे क्वेश्चन आपका बनेगा। तो आपका ओंकार नाथ ठाकुर हैं, बीडी पलुस्कर हैं, ये आपके ग्वालियर घराने से रहने वाले हैं। आगे हम बात करेंगे, किशोरी अमोड़कर के गुरु कौन थे? किशोरी अमोड़कर के गुरु कौन थे? गंगूबाई हंगल, मोगूबाई, चांद खां, जसराज। तो आपको बताना है आपका जो किशोरी अमोड़कर हैं, इनके गुरु कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन रहने वाला है। देखिए इसका जो राइट आंसर रहने वाला है, सभी के सभी विद्यार्थी जो भी आपका क्वेश्चन आ रहा है उसका कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा, जिससे आपको भी पता लगेगा कि हमारा जो आंसर है वो सही है या फिर गलत है। तो देखिए एक बार जब आप कमेंट में लिख देंगे आपका क्वेश्चन का आंसर, तो उससे क्या है वो आपके माइंड में छप जाएगा। तो आपको याद करने में भी आपको सहूलियत मिलेगी। तो आपको साथ ही साथ कमेंट लिखते हुए जरूर चलना है। तो जो किशोरी अम्बेडकर है, इनके गुरु कौन थे? मोगूबाई। कौन थे इनके गुरु? मोगूबाई। इसका राइट आंसर रहने वाला है मोगूबाई। वेरी इंपॉर्टेंट। आगे हम बात करेंगे, अंतु बुआ आमटे के शिष्य कौन थे? देखिए जो गुरु शिष्य परंपरा है, इसमें हम डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चनों को लेते हुए चल रहे हैं। जो महत्वपूर्ण है उन्हीं को हम लेके चल रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम में बन सकती हैं। जब हम आपको बीपीएससी की थ्योरी बताएंगे, तो थ्योरी में आपकी जितनी भी कलाकार से क्वेश्चन बने हैं, उनके गुरु कौन है, उनके शिष्य कौन है, घराने कौन है, उनका जन्म कब हुआ है, वहां पर हम कंप्लीट चर्चा कर लेंगे। जिससे क्या है कि आपका समय भी बर्बाद ना होगा और आप कम समय में अधिक से अधिक आप चीजें समझ पाएंगे। तो अंतु हुआ आमटे के शिष्य कौन थे, ये आपको बताना है। बलवंत राव केतकर, अमीर खां, भातखंडे जी, कुमार गंधर्व। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? देखिए इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, बलवंत बलवंत राव केतकर। ठीक है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, गंगूबाई हंगल के गुरु कौन है? वेरी इंपोर्टेंट, आपको पता होना चाहिए। गंगूबाई हंगल के गुरु कौन है? अलाउद्दीन खां, अब्दुल करीम खां, अमीर खां, ओंकार नाथ ठाकुर। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? आपको पता होना चाहिए। जो आपके अलाउद्दीन खां हैं, गंगूबाई हंगल के गुरु कौन है? अलाउद्दीन खां। वेरी इंपोर्टेंट। देखिए अलाउद्दीन खां आपके गंगूबाई हंगल के गुरु हैं। आगे हम बात करेंगे, शंकर राव पंडित के गुरु का नाम बताइए। यह क्वेश्चन आपका बीपीएससी में पूछा गया है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जितनी भी मैं आपको यहाँ पर एमसीक्यू करवा रहा हूँ, सभी के सभी महत्वपूर्ण है। कहीं से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, तो आप किसी भी क्वेश्चन को हल्के में ना लें, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करते हुए चलें। तो शंकरराव पंडित हैं, इनके गुरु कौन है? फैयाज खां, क्या है आपका? फैयाज खां, निसार हुसैन खां, पंडित रविशंकर, विलायत खां। तो जो आपके शंकरराव पंडित जी हैं, ये आपके किसके शिष्य हैं? तो देखिए जो निसार हुसैन खां हैं,
निसार हुसैन खां के ये शिष्य हैं, यानी कि इनके गुरु कौन है? निसार हुसैन खां। पंडित रविशंकर आपके ग्वालियर घराने से हैं। किस घराने से हैं? ग्वालियर घराने से। किस घराने से? तो ग्वालियर घराने से। तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। पंडित जो शंकरराव पंडित जी हैं, इनका हम बीपीएससी की थ्योरी में कंप्लीट इनका जीवन परिचय पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इसका क्वेश्चन आपका जो बीपीएससी हुआ था उसमें 2 क्वेश्चन बने थे इनसे। तो इनके बारे में और भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे, तो आपको थ्योरी की क्लासेस लेना ना भूलें। सभी के सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा मस्ट रहने वाली है थ्योरी की क्लासेस। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, बाबा दीक्षित ने किससे गायन की शिक्षा ली थी? ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बहरम खां से, वहीद खां से, सौरी मियाँ से, हस्सू खां से। जो बाबा दीक्षित हैं इन्होंने किन से शिक्षा ली थी? ये आपको पता होना चाहिए। देखिए आपका जो हस्सू खां है, हस्सू खां, इनसे इन्होंने शिक्षा ली थी बाबा दीक्षित ने। देखिए ये आपके ग्वालियर घराने के कलाकार हैं। किस घराने के हैं? तो ग्वालियर घराने के ये कलाकार हैं, ग्वालियर घराना। तो आपका बाबा दीक्षितर हुए, हस्सू खां हुए, किस घराने के? तो ग्वालियर घराने के हैं। जब हम घराने पढ़ेंगे तो कंप्लीट इनके बारे में चर्चा करेंगे कि ग्वालियर घराने में कौन कौन से आपके कलाकार रहते हैं, किन किन कलाकारों से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो घराने जब हम पढ़ेंगे कंप्लीट इनके बारे में चर्चा कर लेंगे। तो अभी मैं आपको नॉलेज के लिए साथ साथ बताता हुआ चल रहा हूँ, तो जिसके क्या है कि आपके माइंड में यह सेट हो जाए। तो आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, विष्णु दिगंबर पुलस्कर के गुरु कौन थे? विष्णु दिगंबर पुलस्कर के गुरु कौन थे? मौलावक्स, विनायकराव पटवर्धन, बालकृष्ण बुआ इचलकरंजीकर, मल्लिकार्जुन मंसूर। तो आपको बताना है विष्णु दिगंबर पुलस्कर के गुरु कौन थे। तो देखिए आपका जो विष्णु दिगंबर पुलस्कर जी हैं, इनके गुरु कौन थे? बालकृष्ण बुआ इचलकरंजीकर। महत्वपूर्ण, यह क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि बालकृष्ण बुआ इचलकरंजीकर के शिष्य कौन थे? तो विष्णु दिगंबर पुलस्कर जी थे। वेरी इंपोर्टेंट। अब देखिए ये भी आपका ग्वालियर घराने से है। किस घराने से हैं? तो ये भी आपके ग्वालियर घराने से हैं। देखिए जो गुरु शिष्य परंपरा है, तो जब मैं आपको गुरु के बारे में बताता हूँ तो ऑटोमेटिकली आपका शिष्य भी उसी घराने से रहेंगे। ठीक है, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, अनंत मनोहर जोशी के गुरु कौन थे? अनंत मनोहर जोशी के गुरु कौन थे? बालकृष्ण बुआ इचलकरंजीकर, अमीर खां, विलायत हुसैन खां, बीडी पलुस्कर। तो आपको कमेंट करके बताना है, साथ ही साथ आप कमेंट करते हुए जरूर चलिएगा, जिससे क्या है कि आपको अगर राइट आंसर पता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता है तो आप गलत आंसर लिखेंगे तो फिर आपके माइंड में क्लिक करेगा कि जी हमारा आंसर गलत हो गया। तो अनंत मनोहर जोशी के गुरु कौन थे? तो देखिए आपका बालकृष्ण बुआ इचलकरंजीकर। कौन थे? बालकृष्ण बुआ इचलकरंजीकर आपके मनोहर जोशी के गुरु थे। तो ये भी आपके ग्वालियर घराने से हैं। किस घराने से रहने वाले हैं? ग्वालियर घराने से। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, अन्नपूर्णा देवी के गुरु का नाम बताइए। तो इसके बारे में मैं आपसे चर्चा कर चुका हूँ। जो अन्नपूर्णा देवी हैं इनके गुरु कौन थे? पंडित रविशंकर, बंदे अली खां, अलाउद्दीन खां, अमृत सेन। तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि आपके जो अन्नपूर्णा देवी जी हैं इनके गुरु कौन थे और इनके पिताजी कौन थे। ये भी आपको कमेंट करके बताना है। इसका आंसर हम आपको नहीं बताने वाले। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, असद अली खां के गुरु का नाम क्या था? असद अली खां के गुरु का नाम क्या था? सादिक अली खां, रहीम खां, बंदे अली खां, अली अकबर खां। तो आपको बताना है असद अली खां के गुरु का क्या नाम था। देखिए इसके बारे में भी आपको बता चुका हूँ कि इनके गुरु थे सादिक अली खां। कौन थे? सादिक अली खां। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे, तो आपको हर एक क्वेश्चन को अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ना है। आपको इनका प्रिंटेबल नोट्स भी हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, तो आपको एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि आपको जो हमारी क्लासेस थ्योरी वाली चल रही हैं, थ्योरी की सभी के सभी क्लासेस का नोट्स आपको मिल रहा है, और आपका जो एमसीक्यू है 1000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन का भी नोट्स आपको मिल रहा है हमारे एप्लीकेशन। इसके लिए हमने कुछ थोड़ा सा अमाउंट रखा है, वो आप पे करके इनको ले सकते हैं। आगे हम बात करेंगे देवेंद्र मर्देश्वर के गुरु का क्या नाम था? पन्नालाल घोष, हरिप्रसाद चौरसिया, बलराम पाठक, मिश्री सिंह। जो देवेंद्र मर्देश्वर है इनके गुरु कौन थे, ये आपको कमेंट करके बताना है। देखिए जो आपके पन्नालाल घोष हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहने वाला है, पन्नालाल घोष। ये क्या राइट आंसर रहने वाला है इसका? पन्नालाल घोष देवेंद्र मर्देश्वर के गुरु थे। आगे हम बात करेंगे जया बोस के गुरु का नाम क्या था? वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बारे में मैंने अभी आपसे चर्चा किया था कि जया बोस के गुरु कौन थे? बिस्मिल्लाह खां, पंडित रविशंकर, अमीर खां, इमदाद खां। तो सभी विद्यार्थियों को कमेंट करना है कि जया बोस के गुरु का नाम क्या था। तो इसके बारे में मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि आपके जो पंडित रविशंकर जी थे, पंडित रविशंकर जी आपके जया बोस के गुरु थे।
अब देखिए पंडित रविशंकर जी से क्वेश्चन आपका बन सकता है कि आपके क्या बजाते थे। तो पंडित रविशंकर जी आपके सितार वादक थे। कौन थे आपके? सितार वादक। इन्हें आपका भारत रत्न मिला है। क्या मिला है आपका? भारत रत्न। अब यहाँ से एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है इनसे, इनकी बुक कौन कौन सी है, वेरी इंपॉर्टेंट। इनकी बुक्स से क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो माई म्यूजिक माई लाइफ, माई म्यूजिक माई लाइफ इनकी एक फेमस बुक है। दूसरी है इनकी बुक आपकी रागमाला। क्या है आपकी? रागमाला। तो पंडित रविशंकर जी से ये क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो आपको अच्छे से इनको एक बार देख लेना है कि पंडित रविशंकर जी की जो बुक थी माई म्यूजिक माई लाइफ, रागमाला, अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, पंडित गोपाल कृष्ण के गुरु कौन थे? पंडित गोपाल कृष्ण के गुरु कौन थे? पंडित रविशंकर, समता प्रसाद, अमीर खां, जसराज। तो आपको बताना है कमेंट करके कि पंडित आपके गोपाल कृष्ण के गुरु कौन थे। जो वेरी इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन रहने वाला है, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। क्या करना है? इसका आंसर आपको कमेंट करना है। कमेंट करके आप बताइएगा पंडित गोपाल कृष्ण के गुरु कौन थे। ये मैं आपको बता चुका हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, बिंदु झवेरी के गुरु कौन थे? बिंदु झवेरी के गुरु कौन थे? पंडित रविशंकर, शंभू महाराज, बिरजू महाराज या फिर विलायत खां। तो आपको कमेंट करके बताना है जो बिंदु झवेरी जी थी इनके गुरु कौन थे। तो इसका राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर डी। क्या रहने वाला है इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी, उस्ताद विलायत खां। इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है आपका? उस्ताद विलायत खां। तो मैं आशा करता हूँ सभी के सभी विद्यार्थी अच्छे से सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे। जो विद्यार्थी न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे क्या है कि आगे की हमारी जितनी भी क्लासेज आएंगी सभी का नोटिफिकेशन आपके यहाँ पहुँचे। और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे आगे और भी विद्यार्थी ऐड हो सके। चलिए आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के गुरु का नाम बताइए। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के गुरु का नाम बताइएगा। पंडित रविशंकर, अन्नपूर्णा देवी, पन्नालाल घोष, अल्लाह रक्का खां। तो आपको बताना है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी के गुरु कौन थे। देखिए इनके गुरु थे आपके अन्नपूर्णा देवी। कौन थे? अन्नपूर्णा देवी। अन्नपूर्णा देवी के गुरु कौन थे ये आपको कमेंट करके बताना है। ये आपको बताना है कमेंट करके कि अन्नपूर्णा देवी के गुरु कौन थे। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, पंडित किशन महाराज के गुरु का नाम क्या था? पंडित किशन महाराज के गुरु का नाम क्या था? कादिर बख्श, अयोध्या प्रसाद, कंटे महाराज, अल्लाह रक्का खां। तो जो किशन महाराज थे इनके गुरु कौन थे ये आपको कमेंट करके बताना है। किशन महाराज के गुरु कौन थे? तो ये थे आपके कंठे महाराज। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहने वाला है, कंठे महाराज। अब देखिए आपको एक और जानकारी देनी है कि किशन महाराज क्या मतलब किस विधा से ये जुड़े हुए थे। आपको बताना है किशन महाराज किस विधा से जुड़े हुए थे, गायन से, वादन से। आपको बताना है कमेंट करके। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, उस्ताद अल्लाह रक्का खां के गुरु का क्या नाम था? उस्ताद अल्लाह रक्का खां के गुरु का क्या नाम था? कादिर बख्श, नाना पानसे, किशन महाराज, अमजद अहमद जान थिरकवा। तो देखिए आपको कमेंट करके बताना है अल्लाह रक्का खां के गुरु कौन थे। वेरी इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन रहने वाला है। देखिए जो इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है आपका कादिर बख्श। क्या रहने वाला है आपका? कादिर बख्श। क्या रहने वाला है आपका? कादिर बख्श। तो देखिए इसका राइट आंसर रहने वाला आपको ऑप्शन नंबर ए। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, अश्चन महाराज के गुरु का क्या नाम था? अश्चन महाराज के गुरु का क्या नाम था? उदय शंकर, बिरजू महाराज, काकला प्रसाद, आपका बिंदादीन। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है जो अश्चन महाराज थे इनके गुरु कौन थे। देखिए आप सभी के सभी विद्यार्थी सेशन को शेयर कर दीजिएगा अपने सभी व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक ग्रुपों पर, जिससे और भी विद्यार्थी ऐड हो सके। और देखिए यहाँ से आपका फर्ज बनता है कि हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट इतना आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप सेशन को लाइक कर सकते हैं और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो अच्चन महाराज हैं इनके गुरु कौन थे ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी। क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर डी, बिंदादीन। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, उदय शंकर के निम्न में से कौन शिष्य हैं? उदय शंकर के
निम्न में से कौन शिष्य हैं? कनक रेले, राम गोपाल, लच्छू महाराज, पंडित रविशंकर। तो इसका आपको कमेंट में आंसर बताना है कि जो उदय शंकर हैं इनके शिष्य कौन हैं। देखिए जो राम गोपाल जी हैं, राम गोपाल ऑप्शन नंबर बी, राम गोपाल उदय शंकर जी के शिष्य हैं। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, भारत में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, भारत में आतोद कितनी प्रकार के बताए गए हैं? तो इसका आपको कमेंट करके आंसर बताना है कि भारत में आतोद कितने प्रकार के बताए गए हैं। देखिए 3, 2, 4। तो देखिए आतोद की संख्या कितनी बताई गई है? तो आतोद की संख्या बताई गई है 4। कितनी बताई गई है? 4। आतोद का मतलब क्या होता है? जो आपका आतोद है इसका मतलब होता है आपका वाद्य। क्या है? वाद्य। तो भरत जी ने सबसे पहले अपने नाट्य शास्त्र में आतोद की संख्या 4 बताई है। कितनी बताई है? 4। 4 कौन कौन से आपका? घन, अवनद्ध, सुशिर और आपका तत्। ये 4 प्रकार के आपके आतोद की संख्या बताई है भरत जी के द्वारा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आतोद का मतलब क्या होता है। देखिए क्वेश्चन आपसे इसी प्रकार से पूछा जा सकता है घुमा करके। तो अगर आपको आतोद का अर्थ नहीं पता होगा तो आप ऐसे क्वेश्चनों को गलत कर जाएंगे। तो आपका जो एमसीक्यू का मतलब यही होता है कि जो आपका क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है उसी को लेकर के आया जाता है आपके समक्ष। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, तत्, घन, अवनद और सुशिर को भरत ने क्या संज्ञा दी है? देखिए अभी जो मैंने आपको बताया था कि जो तत्, घन, अवनद और सुशिर को भरत जी ने आतोद की संज्ञा दी है। किसकी संज्ञा दी है? तो आतोद की संज्ञा दी है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, भरतकालीन घोषा को परवर्ती काल में क्या कहा जाता है? भरतकालीन जो घोषा है आपका, इसे परवर्ती काल में क्या बोला जाता है? देखिए इसे आपका क्या बोला जाता है? तो आपका जो एक तंत्री है, आपका क्या बोला जाता है? एक तंत्री। क्या बोला जाता है आपका? एक तंत्री। वेरी इंपोर्टेंट, एक तंत्री। ठीक है, आगे हम बात करें नेक्स्ट, आलापनी किसे कहते हैं? आलापनी किसे कहते हैं? आलाप का प्रकार को, तंत्रयुक्त वीणा को, दक्षिणी भारत की एक गायन शैली को, तबले का प्राचीन रूप को। तो आलापनी क्या किसे बोला जाता है? इसका आपको कमेंट करके आंसर बताना है। आपको मैं 5 सेकंड का समय दे रहा हूं, आप कमेंट करिएगा सभी के सभी विद्यार्थी। देखिए आलापनी आपका क्या होता है? आलाप का प्रकार होता है या तंत्रयुक्त वीणा होती है या फिर आपका दक्षिणी भारत में गायन शैली होती है। देखिए जो आलापनी है आपकी एक वीणा का प्रकार है। आलापनी क्या है आपका? आलापनी एक क्या है? वीणा। आलापनी क्या है आपका? आलापनी एक वीणा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? तंत्रयुक्त वीणा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तंत्रयुक्त वीणा। ठीक है, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, अभिनव गुप्त के अनुसार भरत की वीणा का क्या नाम था? अभिनव गुप्त के अनुसार भरत की वीणा का क्या नाम था? विपंती, चित्रा, मत्तकोकला, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि भरत की वीणा का क्या नाम था अभिनव गुप्त के अनुसार। देखिए भरत की वीणा थी आपकी मत्तकोकला। कौन सी वीणा थी? मत्तकोकला। तो आपको वीणाओं से क्वेश्चन आपका बन सकता है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, चित्रा वीणा का स्वरूप आधुनिक किस वाद्य के जैसा माना गया है? तो चित्रा वीणा का आपका स्वरूप किस वाद्य के जैसा माना गया है? सरोद, सितार, वायलिन या फिर तानपुरा। इस वाद्य के जैसा माना गया है चित्रा वीणा का स्वरूप। देखिए इसका जो राइट आंसर रहने वाला है आपका सरोद। आपका जो चित्रा वीणा है ये आपका सरोद के आधार पर माना गया है। आगे हम बात करेंगे, उस वाद्य का नाम बताइए जिसमें केवल एक तंत्री पर एक ही स्थान से 2 स्वरों का प्रयोग आधुनिक समय में किया जाता है। तो आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाला है, उस वाद्य का नाम बताइए जिसमें केवल एक ही तंत्री पर एक ही स्थान में 2 स्वरों का प्रयोग आधुनिक समय में किया जाता है। स्वर मंडल, तुइला, क्लारनेट, सैक्सोफोन। तो आपको कमेंट करके बताना है इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए इसका जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी। क्या रहने वाला है आपका? ऑप्शन नंबर बी, तुइला। राइट आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर बी, तुइला। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, टोइला वाद्य किस राज्य का वाद्य है? ये भी क्वेश्चन आपको बन सकता है कि टोइला आपका किस राज्य का वाद्य है? उड़ीसा, बंगाल,
केरल या फिर आसाम। तो आपको बताना है जो आपका टोइला वाद्य है ये किस राज्य का वाद्य है। देखिए ये आपका उड़ीसा राज्य का वाद्य रहने वाला है टोइला। तो आपसे जो लोक वाद्यों से क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, तत् घन सुशिर तथा अवनद्य में से महर्षि भरत के अनुसार कौन से स्वर के अभिव्यंजक हैं। तो आपके जो तत् घन सुशिर और जो अवनद्य है महर्षि भरत के अनुसार कौन स्वर के अभिव्यंजक हैं। तो देखिए आपका स्वर का आपको यहाँ पर चलना है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं जो आपका प्राचीन समय में वाद्य थे यह दो प्रकार के थे। वाद्य आपके दो प्रकार के थे, दो प्रकार के थे प्राचीन काल में। अब आपका प्राचीन काल में वाद्य दो प्रकार के थे। नंबर एक आपका स्वर वाद्य, कौन से थे आपका स्वर वाद्य, दूसरे थे आपके लय वाद्य। देखिए दो प्रकार के आपके वाद्य थे। इसके बाद आपका समय बदलता गया, इनकी संख्या आपकी 4 हो गई। तो स्वर वाद्य आपके कौन कौन से थे ये आपको बताना है। देखिए जो आपका सुशिर और आपका तत्, अब देखिए यहाँ से इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। सबसे पहले हम यही देखने वाले हैं कि आपका सुशिर और तत् है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहने वाला है, सुशिर और तत्। तो सुशिर और तत् वाद्य ये आपके स्वर वाद्य है, आपका सुशिर और तत्, इनसे आपका स्वर वाद्य रहने वाले हैं। जो आपके लय वाले वाद्य हैं ये आपका घन और अवनत है। कौन सा आपका घन और आपका अवनत, ये आपके लय वाले वाद्य हैं। तो प्राचीन समय में आपके दो ही आपके वाद्य थे, वो दो ही प्रकार से दो ही प्रकार के नाम से जाना जाता था, स्वर वाद्य और लय वाद्य। बाद में इनकी संख्या आपका सुशिर और तत् हो गए और घन और अवनत हो गए। ठीक है, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, इसराज किसे किस श्रेणी का वाद्य है। तो आपका जो इसराज है यह किस श्रेणी के वाद्य है आपको बताना है, घन सुशिर तत् और अवनद्य। तो आपका जो इसराज है यह किस श्रेणी के वाद्य है। देखिए आपका पता होना चाहिए कि इसराज आपका तत्वाद्य है। कौन सा वाद्य है, तत्वाद्य। तत्वाद्य क्या होती है, जिन वाद्यों से जिन जिन वाद्यों में स्वर उत्पत्ति आपकी तार के द्वारा होती है, तार के द्वारा होती है या तत् के माध्यम से होती है, तत् के माध्यम से होती है, उसे हम तत्वाद्य कहते हैं। अब देखिए तत्वाद्य आपकी और कौन कौन सी हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए आपका तानपुरा सितार सारंगी वायलिन, तानपुरा सितार सारंगी और आपका वायलिन, ये आपके कुछ महत्वपूर्ण आपके तत्वाद्य हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ से आपका जो क्वेश्चन बन सकता है तत्वाद्यों से, वो क्वेश्चन आपका बनेगा यहाँ से, वहाँ से बनेगा जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, क्वेश्चन वहाँ से बनने वाला है। देखिए जो आपका तानपुरा सितार सारंगी है ये इस प्रकार के क्वेश्चन अब नहीं पूछे जाते हैं कि तत्वाद्यों की श्रेणी में कौन कौन से वाद्य आते हैं। अभी आपके क्वेश्चन किस प्रकार के बन रहे हैं कि आपका मेजराव से कौन कौन से वाद्य आपके बजाए जाते हैं, आपका जवा से कौन से बजाए जाते हैं, उंगलियों से कौन से वाद्य बजाए जाते हैं, ये आपका क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन बनता है गज से कौन से वाद्य बजाए जाते हैं, कमानी से कौन से वाद्य बजाए जाते हैं, या फिर आपका जो गज कमानी है इनसे किस प्रकार के वाद्य बजाए जाते हैं। ये क्वेश्चन आपके आजकल बन रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। देखिए मिजराब, जवा और उंगलियां ये आपके एक ही नाम है, एक ही प्रकार के वाद्य इनसे बजते हैं। तो वो कौन कौन से वाद्य हैं, सितार बीणा तानपुरा सरोद, सितार बीणा तानपुरा और आपका सरोद, ये आपके वाद्य हैं, मेजराब जवा उंगलियों से बजाए जाते हैं। आपके गज और कमानी से कौन कौन से वाद्य बजते हैं, तो बेला सारंगी दिलरुबा, कौन कौन से बजते हैं, बेला सारंगी और आपका दिलरुबा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आपका आजकल जो क्वेश्चन बनते हैं यहीं से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, घोंटू वाद्यम किस श्रेणी का वाद्य है। घोंटू वाद्यम किस श्रेणी का वाद्य है, तत् घन अवनद सुशिर। तो आपको बताना है जो आपका घोंटू वाद्य है ये किस श्रेणी का वाद्य है। तो गैस ये आपका घन वाद्य है, किस प्रकार का वाद्य है, घन वाद्य। देखिए और आपके घन वाद्य कौन सी हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, मजीरा, जहाज, करताल, जलतरंग, नलतरंग। क्या है आपका, मजीरा, जहाज, जलतरंग
नल तरंग, जल तरंग, नल तरंग, क्या है आपका रहने वाला है? नल तरंग। इस प्रकार से आपके कुछ महत्वपूर्ण आपके रहने वाले हैं। और भी आपका रहने वाले हैं करताल। देखिए यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। देखिए गोटू वाद्य में आपका घन वाद्य है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। मजीरा, जल तरंग, नल तरंग, करताल, ये आपको पता होना चाहिए। आगे हम बात करेंगे नल तरंग किस श्रेणी में आता है। तो अभी मैं आपको बता चुका हूँ नल तरंग किस श्रेणी में आता है। तो आपका घन वाद्य, कैसा वाद्य आपका यह? घन वाद्य है। आगे हम बात करेंगे नागस्वरम वाद्य किस श्रेणी का वाद्य है। नागस्वरम वाद्य आपका किस श्रेणी के वाद्य है? तत्, घन, अवनद, सुषिर। तो आपको बताना है जो नागस्वरम है आपका यह किस श्रेणी का वाद्य है। देखिए नागस्वरम आपका कैसा वाद्य है? तो ये आपका एक सुषिर वाद्य है। कैसा वाद्य आपका? सुषिर वाद्य। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है नागस्वरम आपका किस प्रकार का वाद्य है। देखिए और भी हम अगर सुषिर वाद्यों की बात करते हैं तो आपका हारमोनियम हुआ, क्या हुआ आपका? हारमोनियम, हारमोनियम आपका, शहनाई, क्लेरिनेट, ये आपके महत्वपूर्ण आपके रहने वाले हैं। क्लेरिनेट, उसके बाद आपका बांसुरी, शंख, ये आपके महत्वपूर्ण सुषिर वाद्य हैं। देखिए आपको कमेंट करके बताना है कि सबसे फेमस सेनाई वादक कौन है जिन्हें भारत रत्न मिला है। सबसे ज्यादा फेमस सेनाई वादक कौन है जिन्हें सेनाई के क्षेत्र में भारत रत्न मिला है, आपको कमेंट करके बताना है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, अलगोजा वाद्य एक डैश वाद्य है। अलगोजा वाद्य किस प्रकार का वाद्य है? तत् वाद्य है, अवनद वाद्य, सुषिर वाद्य या फिर घन वाद्य है। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है आपको कमेंट करके बताना है। जो आपका अलगोजा वाद्य है ये आपका एक सुषिर वाद्य है। कैसा वाद्य है? सुषिर वाद्य। वेरी इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन रहने वाला है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। आगे हम बात करेंगे कोरोनेट किस श्रेणी का वाद्य है। कोरोनेट किस श्रेणी के वाद्य है? सुषिर वाद्य है या फिर घन वाद्य है, अवनद वाद्य है या फिर तत् वाद्य है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि आपका जो कोरोनेट है ये किस प्रकार का वाद्य है, किस श्रेणी में ये आता है। देखिए जो मैंने आपको महत्वपूर्ण सुषिर वाद्य बताए थे उनके अलावा ये भी आपके महत्वपूर्ण सुषिर वाद्य हैं। आपको जो प्राचीन काल के जितने भी प्रचलन में वाद्य थे उनसे क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो आपको अच्छे से इनको याद कर लेना है। श्रृंग वाद्य किस श्रेणी का वाद्य है? श्रृंग वाद्य आपका किस श्रेणी का वाद्य है? तत्, सुषिर, घन, अवनद्य। तो आपको बताना है जो श्रृंग वाद्य आपका यह किस श्रेणी का वाद्य है। देखिए श्रृंग भी आपका सुषिर वाद्य है। तो मैं आपके लिए महत्वपूर्ण जितने भी वाद्य हैं उनसे आपका क्वेश्चन बन सकता है। सभी को मैं आपका एमसीक्यू में इंक्लूड कर लिया हूँ, यहाँ से आपका क्वेश्चन नहीं बाहर जाएगा। तो सभी के सभी विद्यार्थी साथ ही साथ कमेंट करते हुए चलिएगा। जो विद्यार्थी न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे हमारे जितने भी आगे के जितनी भी क्लासेज आए उसका नोटिफिकेशन आपके यहाँ पहुँचे। देखिए आपको एमसीक्यू के साथ साथ हमारी थ्योरी वाली जो क्लासेज चल रही हैं उनको भी आप देखिएगा। इससे क्या है आपका एमसीक्यू के साथ साथ थ्योरी में आपका देखिए एमसीक्यू में जो भी आपको क्वेश्चन कुछ मिस हो जाते हैं उनको हम थ्योरी में कवर कर लेते हैं। तो आपका थ्योरी प्लस एमसीक्यू के साथ फुल पैकेज आपका बन जाता है। जो चीज़ें आपको अदर जगह पेड कोर्स में नहीं मिल रही हैं वो मैं आपके लिए फ्री में यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो आपका दायित्व बनता है कि आप इसे शेयर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, ऋग्वेद कालीन गरगर वाद्य किस श्रेणी का वाद्य है। तो मैं आपसे बता रहा हूँ कि प्राचीन काल के वाद्य आपसे एग्जाम में बनते हैं। तो जो ऋग्वेद कालीन गरगर वाद्य है यह किस श्रेणी का वाद्य है, आपको कमेंट करके बताना है। स्वर वाद्य है, लय वाद्य या छंद वाद्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि प्राचीन काल में आपके वाद्य दो ही प्रकार के थे। प्राचीन काल में आपके दो वाद्य थे, स्वर वाद्य थे आपका और आपका लय वाद्य था। तो देखिए यहाँ से आपको बताना है जो गरगर वाद्य है यह किस प्रकार का वाद्य है। तो ये आपका एक लय वाद्य है। इससे आपका ऋग्वेद काल के समय पर आपकी लय दी जाती थी। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, वैदिक कालीन रावणास्त्र वाद्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है। जो आपका वैदिक काल में रावणास्त्र वाद्य था इसके किस नाम से जाना जाता है? गरगर से, भूमि दुंदुभी से, वीणा से या फिर पिंग से। तो देखिए आपका जो रावणास्त्र वाद्य आपका इसे पिंग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? आपका पिंग के नाम से। ये आपका बन सकता है। आगे हम बात करेंगे वैदिक कालीन वनस्पति नामक वाद्य किस श्रेणी का वाद्य है। वैदिक काल के जितने भी वाद्य हैं आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आपका देखिए आपके वैदिक काल में सुषिर वाद्य कौन से थे, अवनद वाद्य कौन से थे, घन वाद्य कौन से थे, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए।
देखिए वैदिक काल में आपका जो वनस्पति नामक वाद्य है किस श्रेणी में आता है? तत्, घन, सुषुर, अवनद्य। तो ये आपको कमेंट करके बताना है कि आपका जो वनस्पति वाद्य है किस श्रेणी का वाद्य है। तो देखिए मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, अवनद्य वाद्य। क्या रहने वाला है? अवनद्य वाद्य। सभी के सभी विद्यार्थी साथ ही साथ कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे क्या है कि आपको जब आप आंसर लिखेंगे अगर आपका सही होगा तो आपके माइंड में छप जाएगा, अगर फिर भी अगर गलत होता है बाई चांस तो आपको ये पता लगेगा इसका मैंने गलत आंसर दिया था, फिर वो आपका फिर भी आपको याद हो जाएगा। तो जो आपका वैदिक कालीन वनस्पति वाद्य था ये आपका अवनद्य की श्रेणी में आता था। देखिए और भी आपकी महत्वपूर्ण अवनद्य वाद्य, यहाँ से क्वेश्चन आपका बीपीएससी में पूछा गया था। देखिए आपका वेहरी हुआ, ये प्राचीन कालीन वाद्य है। धुंधुबी हुआ, भूमि धुंधुबी हुआ, ये आपका बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। भूमि धुंधुबी हुआ। आगे आपका मृदंग, श्रवण, परह, आडंबर, ये आपके महत्वपूर्ण अवनद्य वाद्य है। ये क्वेश्चन आपका धुंधुबी आपका बीपीएससी में पूछा गया था। यहाँ से आपका और भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको अच्छे से इनको याद कर लेना है और अच्छे से आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा। ठीक है, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट। भारत का सर्वप्रथम मान्य चर्म वाद्य कौन सा है? वेरी इंपोर्टेंट। चर्म वाद्य का मतलब क्या होता है? चर्म का मतलब होता है अवनद्य। क्या होता है आपका? अवनद्य। यानी कि अवनद्य वाद्य में आपका ताल के आधार पर स्वर की उत्पत्ति की जाती है। ताल के ताल से आपकी स्वर की उत्पत्ति की जाती है। ताल से आपकी स्वर उत्पत्ति की जाती है। स्वर उत्पत्ति की जाती है। तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि सबसे प्राचीन आपका चर्म वाद्य कौन सा था? सबसे प्राचीन अवनद्य वाद्य कौन सा था? देखिए आपका कौन सा था? डमरू। डमरू आपके भोले जी बजाते थे। तो आपका सबसे जो प्राचीन वाद्य है आपका अवनद्य वाद्य डमरू है। आपको बताना है सबसे प्राचीन तत्वाद्य कौन सा है? सबसे प्राचीन तत्वाद्य कौन सा है? इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है सबसे प्राचीन तत्वाद्य कौन सा है। अब देखिए रामायण में निम्न में से कौन से अवनद्य वाद्य का वर्णन नहीं मिलता है? तो रामायण में आपका कौन सा वाद्य का वर्णन नहीं मिलता है? पखावज, पड़व, मृदंग, पटाह। तो इसका आपको कमेंट करके बताना है। देखिए रामायण में आपके पखावज का वर्णन नहीं मिलता है। पखावज की जानकारी रामायण में नहीं मिलती है। पड़व की मिलती है, मृदंग की मिलती है, पटाह की मिलती है। यानी कि जो आपका मृदंग है ये पखावज से पहले वाला वाद्य है, तो आपको यहाँ से पता होना चाहिए। देखिए आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रामायण में स्वस्तिक नामक वाद्य का उल्लेख है, यह वाद्य किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो आपका जो स्वस्तिक वाद्य है ये किस श्रेणी में आता है? तो आपको कमेंट करके बताना है। आपका जो स्वस्तिक वाद्य है यह आपका घन की श्रेणी में आता है। घन वाद्य की श्रेणी में आपका ये आता है। वेरी इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन रहने वाला है। देखिए आपके प्राचीन काल के वाद्य आपके क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, तो आपको एमसीक्यू में जितनी भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ वाद्यों से संबंधित, सभी के सभी आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा वाद्य महाभारत कालीन लय वाद्य नहीं है? तो महाभारत कालीन लय वाद्य कौन सा नहीं है? गोमुख, भैरी, पुष्कर या फिर मृदंग। तो इसका आपको कमेंट करके आंसर बताना है, इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो देखिए जो आपका गोमुख है, तो आपका गोमुख है ये आपका लय वाला वाद्य नहीं है। ये कैसा वाद्य है आपका? ये स्वर वाद्य है। इससे आपके स्वर निकाले जाते थे। तो ये आपका महत्वपूर्ण रहने वाला है आपका गोमुख। देखिए जो भैरी, पुष्कर और मृदंग है ये आपके लय वाद्य है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट। यंतु वाद्यम एक दक्षिणी वाद्य है। अवनद, तत्, घन और सुषेर। अब देखिए मैं आपकी जानकारी के लिए एक बता दूं कि आपकी जो प्राचीन काल के जितने भी वाद्य थे उनका प्रचलन आजकल दक्षिण भारत में किया जाता है। यानी कि दक्षिण भारत में आपके सभी के सभी प्राचीन वाद्यों का प्रयोग किया जाता है। जो उत्तर भारतीय संगीत है उसमें नए नए वाद्यों का प्रयोग किया जा रहा है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो प्राचीन काल के वाद्यों से क्वेश्चन अधिक पूछे जाते हैं। तो आपके जो गेत्तु वाद्य में ये किस श्रेणी का वाद्य है? दक्षिण में यह प्रचलन में है। देखिए ये आपका तत्ववाद्य है। कैसा वाद्य है आपका? यह तत्ववाद्य है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट। तुंतना वाद्य में कितनी तारें होती हैं? तुंतना वाद्य में कितनी तारें होती हैं? 5, 9, 1, 0। तो जो आपका तुंतना वाद्य है इसमें कितनी तारें होती हैं? वेरी इंपोर्टेंट आपका रहने वाला है। तो इसमें आपके तारों की संख्या होती है 1। कितनी तारों की संख्या होती है? 1। सभी के सभी विद्यार्थी साथ ही साथ कमेंट जरूर कीजिएगा, और जो विद्यार्थी न्यू जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे क्या है कि हमारे आगे की जितनी भी क्लासेज आए उनको आप देख पाएँ। ठीक है, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज चलाई जा रही है। आपके अपकमिंग जितनी भी एग्जाम होने वाले हैं उन सभी में यहाँ से हेल्प देखने को मिलेगी। देखिए अभी आपका जो बीपीएससी का लेटेस्ट एग्जाम होने वाला है वहाँ पर आपकी सबसे अधिक हेल्प देखने को मिलेगी। उसके बाद आपका DTPSP एनवीएस के भी सभी के लिए महत्वपूर्ण यह सीरीज चल रही है, तो सभी के सभी विद्यार्थी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे मोर्सिंग नामक वाद्य में कितनी तारें होती हैं। जो आपका मोर्सिंग वाद्य है इसमें कितनी तारें होती हैं, 9, 0, 5 या फिर 2। तो आपका जो मोर्सिंग नामक वाद्य है इसमें तारों की संख्या कितनी होती है, तो इसमें आपके तारों की संख्या नहीं होती है। आपके जो मोर्सिंग नामक वाद्य है इसमें तार नहीं होते हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट। गुम्बरी नामक वाद्य एक डैश वाद्य है। तो जो आपका गुम्बरी वाद्य है ये किस प्रकार का वाद्य है, तो गाइस ये आपका अवनद वाद्य है। कैसा वाद्य आपका अवनद वाद्य। आगे हम बात करेंगे महती बीणा का आविष्कार किसने किया था। तो आपका जो महती बीणा है इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, नारद जी के द्वारा, मतंग, भरत या फिर दंतल जी के द्वारा। तो आपको कमेंट करके बताना है महती बीणा का आविष्कार किसने किया था। वेरी इंपॉर्टेंट आपका यह क्वेश्चन रहने वाला है, सभी के सभी विद्यार्थी इसका आंसर जरूर दीजिएगा। देखिए मैं आपको बताने वाला हूँ, इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है नारद जी। महती बीणा का आविष्कार नारद जी के द्वारा किया गया था। अब देखिए जो महती बीणा है इसमें तारों की संख्या कितनी है, ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है कि तारों की संख्या कितनी है। तो महती बीणा में आपकी तारों की संख्या 21 है। कितने तार हैं आपके, 21 तार। तो आपको यहाँ से अच्छे से पता होना चाहिए महती बीणा में आपके 21 तार हैं। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट। मतंग ने निम्न में से किस बीणा का निर्माण किया है। तो मतंग मुनि जी ने किस किस बीणा का निर्माण किया है, महती बीणा, चित्रा, रुद्र बीणा या फिर किन्नरी बीणा। तो देखिए मतंग जी की जो बीणा थी वो थी आपकी किन्नरी बीणा। कौन सी बीणा थी आपकी, किन्नरी बीणा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि किन्नरी बीणा में तारों की संख्या कितनी थी, तारों की संख्या कितनी थी। तो सभी के सभी विद्यार्थी इसका कमेंट में आंसर देंगे। देखिए जो आपकी किन्नरी बीणा थी इसमें तारों की संख्या कितनी थी, तो इसमें 2 तार थे। कितने तार थे, 2। वेरी इंपॉर्टेंट। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट। बीणा पर सारकाएं सर्वप्रथम किसने लगाई थी। देखिए ये जो बीणाओं से जो क्वेश्चन आपके मैं बता रहा हूँ ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप अच्छे से इनको नोट डाउन कर लीजिएगा और इन्हें याद जरूर कीजिएगा। तो बीणा पर सारकाएं सर्वप्रथम किसने लगाई थी, सारंगदेव, नारद, मतंग और या फिर भरत जी ने। तो आपको बताना है सारकाओं सर्वप्रथम मतंग जी ने बीणा पर सारकाओं का प्रयोग किया था। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है आपका मतंग। ठीक है, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट। संस्कृत साहित्य में मृदंग नाम सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है। तो आपका मृदंग नाम सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है, संस्कृत में। नाट्यशास्त्र, महाभारत, सामवेद या फिर रामायण। तो आपको कमेंट करके बताना है मृदंग सर्वप्रथम आपका किस ग्रंथ में मिलता है। तो आपका जो रामायण है, रामायण में आपका मृदंग सर्वप्रथम मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन रहने वाला है। देखिए रामायण से जो रामायण के जितने भी वाद्य हैं जो मैं आपको महत्वपूर्ण बता रहा हूँ ये आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से रामायण के वाद्यों से आपका MP टेट में क्वेश्चन पूछा गया था। तो MP टेट में आपका रामायण के वाद्यों से क्वेश्चन बना था, तो आपको अच्छे से याद कर लेना है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट। बौद्ध ग्रंथों में मृदंग को क्या कहा जाता है। बौद्ध ग्रंथों में मृदंग को क्या कहा जाता है, मोइंग, मृदंग, पुष्कर या फिर मदन। तो आपका क्या बोला जाता है बौद्ध ग्रंथों में मृदंग को, तो आपका जो मोइंग है आपका बोला जाता है मोइंग। क्या बोला जाता है आपका, मोइंग। आपका बौद्ध ग्रंथों में मृदंग को मोइंग बोला जाता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट। अंकिक, आलिंग तथा उद्रव ये किसके 3 भाग थे। दुंदुभी के, मृदंग के, वीणा के या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है जो आपका अंकिक, आलिंग और आपका उद्रव यह किसके 3 भाग थे। वेरी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन रहने वाला है। देखिए आपका जो मृदंग था ये मृदंग के ही भाग थे, तो अच्छे से आप एक बार इनको देख लीजिएगा। मृदंग से आपका क्वेश्चन बन सकता है। जहाज, मजीरा आदि वाद्यों को वैदिक काल में क्या कहा जाता था। जो जहाज, मजीरा वाद्य थे इन्हें वैदिक काल में क्या बोला जाता था, अदाती, घन, जहाज, पुष्कर। तो इसका राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है। देखिए मैंने आपको बताया था कि वैदिक काल में आपके जितने वाद्य थे अदाती के अंतर्गत आते थे। क्या बोला जाता था इन्हें, अदाती। जहाज, मजीरा को आपका अदाती बोला जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन रहने वाला है।
जितने भी विद्यार्थी न्यू है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। आगे हम बात करें नेक्स्ट, प्राचीन करकरी वाद्य की तुलना आधुनिक समय के किस वाद्य से की जा सकती है? तो जो आपका प्राचीन करकरी वाद्य है ये आपका आधुनिक समय के किस वाद्य के समान है? ढोल, वायलिन, बांसुरी या फिर संतूर? तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है आपका? जो आपका प्राचीन करकरी वाद्य है, करकरी वाद्य, ये आपका बांसुरी के समान है। किसके समान है आपका? बांसुरी के समान। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है आपका? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहने वाला है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट। देखिए सभी के सभी विद्यार्थी शेयर जरूर कीजिएगा जिससे और भी विद्यार्थी जुड़ सकें। सुरबहार एक डैश वाद्य है, तत्, घन, अवनत, सुषिर। तो सुरबहार किस प्रकार का वाद्य है आपको कमेंट करके बताना है। तो आपको ये भी बताना है कि सुरबहार की प्रसिद्ध वादिका कौन थी? सुरबहार के लिए प्रसिद्ध वादिका कौन थी? अब सुरबहार आपका तत्वाद्य है। कैसा वाद्य? आपका तत्वाद्य। देखिए सुरबहार को लेकर के मैं आपको बता चुका हूँ कि सुरबहार कौन बजाती थी, महत्वपूर्ण आपका रहने वाला है। सुरबहार नामक वाद्य के आविष्कार का नाम क्या है? सुरबहार का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? नसीर खां, श्याम नारायण, अमीर खुसरो, गुलाम मोहम्मद। आपको बताना है सुरबहार नामक वाद्य का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है? देखिए जो आपका गुलाम मोहम्मद जी थे, तो गुलाम मोहम्मद जी थे, इन्होंने आपका सुरबहार का आविष्कार किया था। सुरबहार का आविष्कार इन्होंने किया था। वेरी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन रहने वाला है। तो सभी के सभी विद्यार्थी साथ ही साथ कमेंट जरूर कीजिएगा जिससे क्या है कि आपको क्वेश्चन का पता लगेगा, क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार से हमें देना है। देखिए आपका जो सुर श्रृंगार है ये किस प्रकार का वाद्य है? सुरबहार आपका तत्वाद्य था। सुर श्रृंगार आपका कैसा वाद्य है? सुशिर, घन, अवनद या फिर तत्? तो आपको बताना है। देखिए सुरबहार, सुर श्रृंगार, सितार, तानपुरा ये आपके सभी के सभी तत्वाद्य थे। कैसे वाद्य थे आपकी? तत्वाद्य। तो आपको तत्वाद्यों से क्वेश्चन कम बनता है। तत्वाद्यों से जो क्वेश्चन बनता है मैंने आपको बताया था कि आपका मेजराब जबा से कैसे कौन कौन से वाद्य बजती हैं, आपकी कमानी से कौन से वाद्य बजते हैं, ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। आगे हम बात करेंगे सुर श्रृंगार वाद्य में कितने पर्दे होते हैं। जो आपका सुर श्रृंगार वाद्य है इसमें कितने पर्दे होते हैं? 5, 2, 21 या फिर 7? तो आपको बताना है सुर श्रृंगार में कितने आपके पर्दे होते हैं। तो आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं सुर श्रृंगार में आपका कोई भी पर्दा नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहने वाला है। सुर श्रृंगार में कोई पर्दे नहीं होते हैं। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सुरबीन नामक वाद्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जो आपका सुरबीन नामक वाद्य है इसे किस नाम से जाना जाता है? रुद्रवीणा, नादस्वरम, गाटू वाद्यम, शहनाई। सॉरी, तो सुरबीन नामक वाद्य आपका किस नाम से जाना जाता है? वेरी इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन रहने वाला है। देखिए आपका जो गाटू वाद्य में, कौन सा वाद्य आपका जो गाटू वाद्य में, ये आपका सुरवीन नामक वाद्य के नाम से जाना जाता है, गाटू वाद्य। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, दिलरुबा वाद्य किसकी सहायता से बजाया जाता है? ये मैंने आपको बताया था इस प्रकार के क्वेश्चन आजकल आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो दिलरुबा वाद्य या किसकी सहायता से बजाया जाता है? गज, मेजराव, अंगुली या फिर लकड़ी की डंडी से? तो दिलरुबा किससे बजाया जाता है आपको कमेंट करके बताना है। वेरी इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन रहने वाला है। देखिए इसका आंसर मैं आपको कमेंट में सॉरी प्रीवियस क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि आपका दिलरुबा किससे बजाया जाता है। आपको कमेंट करके इसका आंसर बताना है। आगे हम बात करें नेक्स्ट, रबाब किस श्रेणी में आता है? रबाब किस श्रेणी में आता है? घन, तत्, अवनद, सुषैर। तो रबाब किस श्रेणी का वाद्य है? वेरी इंपोर्टेंट आपका वाद्य रहने वाला है। देखिए आपकी जो तत्व वाद्य हैं उनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अवनद वाद्यों से क्वेश्चन बनेगा आपका प्राचीन काल में जितनी भी अवनद वाद्य प्रचलन में थे उनसे क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो रबाब आपका तत्ववाद्य है। कैसा वाद्य आपका? तत्ववाद्य। ठीक है, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, सारंगी को किसकी सहायता से बजाते हैं? जो आपका सारंगी है इसको किसकी सहायता से बजाते हैं? लकड़ी, बो, मिजराब या फिर कोण? तो आपका जो सारंगी है इसको किसकी सहायता से बजाते हैं? तो सारंगी आपका वो से बजाते हैं। बो को क्या बोलते हैं? आपका गज बोला जाता है। इसी को आपका कमानी बोला, क्या बोला जाता है? कमानी। तो गज, कमानी, बो आपका सारंगी बजाया जाता है। वेरी इंपोर्टेंट आपका रहने वाला है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, वायलिन में कितने तार होते हैं? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। वायलिन में कितने तार होते हैं? 4, 7, 2, 5। तो वायलिन में तारों की संख्या कितनी होती है? 4, 7, 2,
या फिर 5? आपको कमेंट करके बताना है वायलिन में तारों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहने वाला है 4। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, वायलिन का भारतीय नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, वायलिन का भारतीय नाम क्या है? तरंग, रवाव, बेला या फिर बंसी? तो सभी के सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताइएगा वायलिन का भारतीय नाम क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन रहने वाला है। जो आपका वायलिन है इसका भारतीय नाम क्या है? बेला। ठीक है, नाम से आप पहचान सकते हैं वायलिन बेला। क्या है? वायलिन बेला। बेला आपका किससे बजाया जाता है ये आपको कमेंट करके बताना है। बेला आपका किससे बजाया जाता है? मेजराव से या फिर गज से? गिटार की जन्म भूमि किसे माना जाता है? जो आपका गिटार है, गिटार की जन्म भूमि किसे माना जाता है? ब्रिटेन, जर्मनी, स्पेन या फिर इंग्लैंड? स्पेन या फिर इंग्लैंड? तो आपको बताना है गिटार की जन्म भूमि किसे माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। कमेंट करके सभी के सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइएगा। तो गिटार की जो जन्म भूमि है आपकी स्पेन को माना जाता है। किसको माना जाता है? आपका स्पेन। स्पेन से आपका गिटार का जन्म हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाला है। अब देखिए आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नादस्वरम नामक वाद्य में कितने छेद होते हैं? जो आपका नादस्वरम नामक वाद्य है इसमें कितने छिद्र होते हैं? 7, 5, 9 या फिर 12? तो इसमें कितने छिद्र होते हैं आपको कमेंट करके बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाला है। सभी के सभी विद्यार्थी इसका आंसर दीजिएगा। देखिए जो आपका नादस्वरम वाद्य है इसमें आपके 12 स्वर होते हैं। कितने छिद्र होते हैं? आपके 12 छिद्र होते हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट। अभी अभी जो विद्यार्थी न्यू जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कर देना, अपने सभी यार दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, सितार के पहले तार को क्या कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, यह क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनेगा। कि आपका बीपीएससी में यह क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था सितार को लेकर के। तो आपको पता होना चाहिए सितार के पहले तार को क्या कहा जाता है? बाज का तार, जोड़े का तार, अचल तार, चिकारी का तार। तो सितार के पहले तार को क्या बोला जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन रहने वाला है। देखिए सितार का पहला तार होता है आपका बाज का तार। सितार में कितने तार होते हैं? तो सितार में आपके 7 तार होते हैं। कितने तार होते हैं? 7 तार। पहला तार आपको होता है, पहला तार होता है आपका बाज का तार। दूसरा प्लस तीसरा तार होता है आपका जोड़ी का तार। क्या होता है आपका? जोड़ी का तार। चौथा पांचवा होता है आपका पंचम का तार। छठवां और सातवां होता है आपका चिकारी का तार। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए सितार के बारे में। ये क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। तो सितार के बारे में मैं आपको जब वाद्य पढ़ाऊंगा, जो बीपीएससी की थ्योरी में, बीपीएससी की थ्योरी में मैं आपको जब वाद्य पढ़ाऊंगा तो वहां पर डिटेल में चर्चा करूंगा सितार के बारे में, तबला, तानपुरा के बारे में। क्योंकि तबला, तान और सितार से क्वेश्चन आपके बीपीएससी में बहुत ज़्यादा पूछे गए थे। तो अभी हम आपका थोड़ा सा डिटेल में चर्चा नहीं कर रहे हैं, डिटेल में हम थ्योरी की क्लास में चर्चा करेंगे। तो बाना नामक वाद्य में कितने तारें होती हैं? जो आपका बाना नामक वाद्य इसमें कितने तारें होती हैं? 0, 1, 20 या फिर 100? तो जो आपका बाना नामक वाद्य इसमें आपकी 100 तारें होती हैं। कितनी तारें होती हैं? 100 तारें। तो आप इनको एक बार देख लीजिएगा। जनरली आपका क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनेगा। क्वेश्चन आपका बनेगा सितार, तानपुरा और आपका तबला से। और आपका क्वेश्चन बनेगा कि आपके अवनत वाद्य कौन से हैं, घन सुसर अवनत वाद्य कौन कौन से, ये क्वेश्चन बनेगा। और आपका गज, जवा, कमानी, उंगलियां से कौन कौन से वाद्य बजते हैं, ये भी क्वेश्चन आपका बनेगा। तो वाद्यों से इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। आगे हम बात करेंगे अमृत सेन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो जो अमृत सेन थे ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तबला, सितार, सरोद, सारंगी। तो आपको बताना है अमृत सेन कौन सा वाद्य बजाते थे। इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, सितार। देखिए मैं आपको आगे जो आपकी थ्योरी की क्लास होंगी उसमें कंप्लीट बताऊंगा कि आपका कौन कौन से कलाकार किस वाद्य से जुड़े हुए हैं। उस्ताद अलाउद्दीन खां किस वाद्य यंत्र के कलाकार थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। उस्ताद अलाउद्दीन खां किस वाद्य यंत्र के कलाकार थे? सरोद, सारंगी, सितार, सारंगी। सरोद, सारंगी, सितार, सारंगी। सारंगी सारंगी 2 बार हो गया आपका। तो आपको बताना है कि अलाउद्दीन खां कौन सा वाद्य बजाते थे। इसके बारे में मैं आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में चर्चा कर चुका हूँ। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो सभी के सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिएगा अलाउद्दीन खां का वाद्य कौन सा है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, अली अकबर संगीत के किस वाद्य विधा से जुड़े हुए हैं? तो अली अकबर संगीत के किस वाद्य विधा से जुड़े हुए हैं आपको कमेंट करके बताना है। देखिए जो अली अकबर हैं ये आपके सरोद वादक हैं। क्या भैया? सरोद वादक हैं।
तो ये आपके बाधक बादन से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? बादन से। ये आपके क्या बजाती हैं? तो सरौंद। अली अकबर आपके अलाउद्दीन खां के बेटे हैं, या उनके शिष्य भी हैं और उनकी बेटी भी हैं। तो ये आपको अच्छे से एक बार देख लेना है। आगे हम बात करें नेक्स्ट, निम्न में से रुद्र वीणा के कलाकार को पहचाने। रुद्र वीणा के कलाकार कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। डी के दातान दानतार, गजानन राव, असद अली खां, दबीर खां। तो आपको बताना है रुद्र वीणा के कलाकार निम्न में से कौन से रहने वाले हैं। देखिए जो रुद्र वीणा है आपके असद अली जी इसके महत्वपूर्ण कलाकार हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, असद अली आपके किस वाद्य के कलाकार हैं। देखिए जब मैं आपको बताऊंगा कि आपके कौन कौन से वाद्य कौन कौन से कलाकार बजाते हैं, उसकी मैं ट्रिक के साथ बताऊंगा आपको। वादक और वादन और वादकों की ट्रिक बताऊंगा, जिससे क्या है कि आपके इस प्रकार के क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। आगे हम बात करेंगे एन राजन कौन सा वाद्य बजाते थे। वेरी इंपॉर्टेंट, मोहन वीणा, वायलिन, सितार या फिर सरोद। जो आपके एन राजन है, यह कौन सा वाद्य बजाते थे। वेरी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन रहने वाला है। देखिए एन राजन आपका वायलिन बजाते थे। एन राजन आपके वायलिन वादक हैं। वेरी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन रहने वाला है। आगे हम बात करेंगे अन्नपूर्णा देवी कौन सा वाद्य बजाती थी। वेरी इंपॉर्टेंट, सितार, सरोद, जलतरंग, सुरबार। तो इस पर भी मैं आपसे प्रीवियस क्वेश्चन पर चर्चा कर चुका हूँ। तो आपको बताना है अन्नपूर्णा देवी कौन सा वाद्य बजाती थी। तो अन्नपूर्णा देवी सुरबहार के लिए फेमस है। अब देखिए कहीं कहीं पर भी आपको अगर सितार मिले, तो अगर आपको सुरबहार ना मिले और सितार मिले तो आप सितार लगा सकते हैं। अगर सुरबहार और सितार दोनों मिले हैं तो आपको सुरबहार लगाना है। क्या लगाना है? सुरबहार। ठीक है, तो अन्नपूर्णा देवी सुरबहार के लिए फेमस थी। निम्न में से सरोद के कलाकार कौन है। निम्न में से सरोद के कलाकार कौन है। वेरी इंपोर्टेंट, अली अकबर, सिद्धार्थ खां, गजानन राव, कनक रेले। तो आपको बताना है सरोद के कलाकार निम्न में से कौन से आपके रहने वाले हैं महत्वपूर्ण। देखिए जो अली अकबर हैं ये आपके सितार के कलाकार हैं। किसके हैं? आपके सितार के कलाकार, सॉरी सरोद के कलाकार आपके रहने वाले हैं अली अकबर जी। तो वेरी इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन रहने वाला है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दामोदर लाल काबरा के वाद्य यंत्र का नाम बताइए। दामोदर लाल काबरा के वाद्य यंत्र का नाम बताइए। सितार, शहनाई, तबला या फिर सनोद। तो सभी के सभी विद्यार्थी इसका कमेंट में आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। दामोदर लाल काबरा कौन सा वाद्य आपका बजाते थे। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। देखिए इसका जो राइट आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर डी, सरोद। तो दामोदर लाल काबरा है आपका सरोद वाद्य बजाते थे। वेरी इंपोर्टेंट। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, पंडित गोपाल मिश्र कौन सा वाद्य बजाते थे। पंडित गोपाल मिश्र कौन सा वाद्य बजाते थे। वीणा, सारंगी, पखावज या फिर शहनाई। आपको कमेंट करके बताना है कि गोपाल मिश्र कौन सा वाद्य बजाते थे। इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गोपाल मिश्र हैं आपका सारंगी वाद्य बजाते थे। ठीक है, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, निम्न में से शहनाई वादक कौन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिएगा। शहनाई वादक कौन है आपका। गणपति बुआ, गजानन राव जोशी, नंदलाल अमृतसेन। यानी कि जो शहनाई वादक आपको जितनी भी हैं इनसे आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। तो अच्छे से आपको देख लेना है कि शहनाई वादक कौन है आपके। नंदलाल। कौन है आपके? नंदलाल। आपका फेमस शहनाई वादक है नंदलाल। और आपको ये क्वेश्चन बताना है कि शहनाई के क्षेत्र में भारत रत्न किन्हें मिला है। भारत रत्न किन्हें मिला है। शहनाई के क्षेत्र में भारत रत्न किन्हें मिला है, आपको कमेंट करके बताना है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, डी के दातार कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। डी के दातार कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। वायलिन, शहनाई, पखावज या फिर मृदंग। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। जो डी के दातार थे आपके वायलिन बजाते थे। क्या बजाते थे? आपका वायलिन। तो देखिए इस प्रकार से आज के हमारे 90 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आपसे पर डे 90 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो 90 क्वेश्चन हम आपके डेली लेकर के चलने वाले हैं। अगर जरूरत पड़ी तो हम इनकी संख्या और भी आपसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमें आपका बीपीएससी के एग्जाम से पहले पहले 1000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाने हैं। तो जो हमने आपसे प्रॉमिस किया है उसको हम निभाएंगे, चाहे उसके लिए क्लासेस बड़ी बड़ी क्यों ना लेना पड़े, चाहे हमें एक ही दिन में 2-2 क्लास क्यों ना लेनी पड़े। तो आपका दायित्व बनता है कि सभी के सभी विद्यार्थी सेशन को लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा सभी व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक अपने ग्रुपों पर। इससे क्या है कि हमारा भी मोटिवेशन बढ़े। जिस प्रकार से हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप 1 से 2 सेकंड आप निकाल के
वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो जिन विद्यार्थियों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आगे की हमारे जितनी भी क्लासेज हैं आप उन्हें अच्छे से देख पाएँ। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।